इसमें क्या है कि आपके जो आपने डिज़ाइन देते हो, डिज़ाइन पे वो पूरा मशीन चलता है, ठीक है? तो वो डिज़ाइनिंग एक अहम चीज़ होती है। हाँ, मतलब आपकी फ़ील्ड में जो मेन चीज़ है वो मेज़रमेंट है। वो अगर यस, गलत हो जाती है तो आप कितने भी अच्छे डिज़ाइनर हो उसकी यस। वैल्यू नहीं है। ये जो लास्ट ईयर वाला प्रोजेक्ट है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अगर मैं वो कंप्लीट नहीं करता ना, तो मुझे भी शायद ड्रॉप आउट लेना पड़े। ओके, ऐसी सिचुएशन थी। ओके। ओके जयेश तो आपकी पूरी प्रोसेस मैं समझ गया। आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप मॉडल को स्कैन करते हैं, फिर उसे यस। डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मशीनिंग होती है और लास्ट में हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक विद आनंद और मैं आनंद कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रगल, कंफ्यूजन और उस रियल लर्निंग की जो आपको किताबों में देखने को नहीं मिलती। आज के इस अत्याधुनिक समय में हमारे पास लगभग हर चीज़ का बैकअप होता है। आपके फ़ोन में फ़ोटो, वीडियो, आपके फ़ोन का बैकअप। लेकिन सोचिए अगर कोई मशीन या मशीन का कोई कंपोनेंट टूट जाए, तब ऐसी सिचुएशन में उसकी ड्राइंग या उसका डिज़ाइन आपको कौन देगा? तो आज के इस एपिसोड में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर बन रही चीज़ को रियलिटी में बदल देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैनिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, लेज़र कटिंग और लेज़र एनग्रेविंग जैसे टॉपिक्स पर। इन टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं सजानंद डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन के फाउंडर मिस्टर जयेश पटेल। हेलो जयेश नमस्ते, भाई। नमस्ते। तो जयेश भाई सबसे पहले तो आपकी जो फ़ील्ड है ना वो बहुत यूनिक है। मतलब आपका जो काम है उसको समझना भी अपने आप में एक टेक्निकल चीज़ है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका काम है उसे ईज़ी तरीके से लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? कि आप एक्चुअली काम क्या करते हैं? डिज़ाइनिंग मतलब किस फ़ील्ड में और किस चीज़ के लिए आप डिज़ाइन करते हैं? ओके, आनंद भाई, तो मेरा वर्क है वो मैकेनिकल डिज़ाइन का है। सपोज़ कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है या तो कोई आदमी के पास कोई टूटा हुआ पार्ट्स है, ठीक है? अब वो पार्ट्स की उसको ज़रूरत है, उसको बनाने के लिए, तो कई बार क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में कि कुछ पार्ट्स रेडीमेड्स नहीं मिलते हैं। ओके। तो वो पार्ट्स अगर आपको यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पहले उसके ड्राइंग्स चाहिए, तो जो बेसिक्स उसके जो ड्राइंग्स है, उसका जो डिज़ाइन है, वो हम बनाते हैं। क्योंकि किसी मशीन का कोई पार्ट्स है, सपोज़ गियर है या शाफ्ट है, वो सपोज़ टूटा हुआ है और उसको आपको बनाना है। तो क्या होगा कि वो कंपनी या तो वो आदमी मेरे पास वो कंपोनेंट लेके आएगा, फिर मैं वो पूरा कंपोनेंट का मशीन से नाप लेके मैं उसका पूरा एक कैड फाइल बनाऊँगा, ओके। ठीक है? और वो कैड फाइल के हिसाब से वो आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूटिलाइज़ करेगा। तो आपका मतलब सिर्फ़ डिज़ाइनिंग का काम है या इसके अलावा आप और भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, डिज़ाइनिंग मतलब हमारा क्या है कि जो पूरा होता है कि सपोज़ आपने एक पार्ट्स दिया, कि सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो कि सपोज़ ये कार है, ओके, ठीक है? अब इस सपोज़ आपके पास कार है, इसका ये जो डोर है आपसे टूटा हुआ है, ठीक ओके। है? सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक छोटा-सा डोर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। अब ये डोर आपको बनाना है, हुँ, तो हुँ। आप क्या करोगे कि ये डोर है वो मुझे दोगे, ओके। मैं इसको अब बिना तोड़े उसका पूरा वो डिज़ाइन कैड फाइल में कन्वर्ट करूँगा और हुँ, हुँ। आपको एज़ अ ड्राइंग के रूप में आउटपुट रिज़ल्ट दूँगा। ओके, फिर उसके बाद ये पार्ट कहाँ से बनवाना होगा या कैसे ये पार्ट बनेगा? आपने तो सिर्फ़ मुझे डिज़ाइन ही प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब सपोज़ उसके लिए है कि मैंने आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर दी है, तो वो ड्राइंग के लिए डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है? ओके, कि डाई मोल्ड वाला पार्ट है या फिर कोई फैब्रिकेशन वाला पार्ट्स है कि अदर कोई प्रिंटिंग वाला 3D प्रिंटिंग वाला कोई पार्ट्स है, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए आपको 3D डिज़ाइन तो चाहिए ही, ओके। ठीक है? फिर आपका कंपोनेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आपका काम ये मशीन पे हो जाएगा। तो वहाँ से फिर आपके डिज़ाइन के बाद उस प्रोडक्ट हाँ, को हम बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप बना सकते हो। ओके। आपने बताया कि ये जो डोर है, जैसे इस डोर का आपने एग्ज़ाम्पल लिया, तो ये डोर अभी ठीक है। सपोज़ करिए कि ये डोर ही अगर टूटा हुआ है, या तो ऐसी सिचुएशन में ये बन पाएगा फिर से? हाँ, ऐसी सिचुएशन में बन पाएगा, लेकिन आपको जो टूटा हुआ डोर है और उसके जो अदर पार्ट्स है, वो भी आपको साथ में मुझे देने होंगे। तो मैं उसको ओके। एज़ अ रेप्लिका बना के रख के फिर उसका मैं पूरा 3D स्कैन करके, फिर उसका कैड मॉडल में कन्वर्ट करके फिर मैं आपको एग्ज़ैक्ट फ़ाइल दूँगा आउटपुट में। ओके, मतलब आपका ना इंडस्ट्री बिल्ड बेस्ड डिज़ाइनिंग का काम है। इंडस्ट्री यस, में कोई कंपोनेंट है या फिर कोई मशीनरी का पार्ट है, उससे आप मेनली डिज़ाइन करने का काम करते हैं। यस, यस, ओके, इसके अलावा आपकी और भी कई सारी सर्विस हैं जैसे 3D प्रिंटिंग, 3D स्कैनिंग। यस। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि 3D स्कैनिंग एक्चुअली होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है?
अब देखो 3D स्कैनिंग एक हमारे लिए एक वो जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ कि हम सपोज़ कोई कपड़ा सिलवाते हैं, ओके। तो जैसे वो दर्जी नाप-नपाई हमारा करते हैं, ठीक है? उसके बाद ही कापड़ की सिलाई होती है। हुँ, 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 वैसे ही हुँ। हमारे में डिज़ाइन में एक वही नाप-नपाई वाला ही सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है? ओके, तो जब ये स्कैनर टेक्नोलॉजी नहीं थी अवेलेबल तब पहले हमको क्या करना है खुद सारे मेजर इंस्ट्रूमेंट लेके उसको फिर नापना होता था। सारे मेजरमेंट लेके फिर हम वो बनाते थे, ठीक है? आज वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है 3D स्कैनिंग की, तो हम वो 3D स्कैनर मशीन से वो पूरा पार्ट स्कैन करके उसको कैड मॉडल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो 3D स्कैनिंग है, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हो? यस। ओके। अच्छा, स्कैन करने के लिए इसमें कोई मशीन आती है? हाँ, स्कैनिंग के लिए अभी बहुत सारे मशीन मार्केट्स में अवेलेबल हैं। बेसिक स्कैनर लाइट्स वाले स्कैनर भी आते हैं और उससे अलावा लेज़र स्कैनिंग भी आते हैं। हमारे पास दोनों लेज़र्स अवेलेबल है। लाइट्स वाले भी ओके। लेज़र्स अवेलेबल है और लेज़र स्कैनिंग भी अवेलेबल है। और ये लाइट और लेज़र दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है जयेश भाई? और किन लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है? मतलब स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट होगी ना कि इस फ़ील्ड में अगर आपको जाना है तो सिर्फ़ लाइट लेज़र से काम होगा या यहाँ पर आपको यस, सिर्फ़ यस। लेज़र से काम होगा? हाँ, आनंद भाई, इसमें क्या है कि सपोज़ मैं आपको एज़ अ एग्ज़ाम्पल दूँ कि आजकल मार्केट में बहुत सारी डिज़ाइन बन रही है कि सपोज़ कोई टेम्पल है, या तो कोई आर्ट वर्क है, या तो कोई मेन स्कल्पचर बनाना है। तो जहाँ पे ह्यूमन स्कैनिंग आता है, तब हम लाइट स्कैनर यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? ओके। लेकिन मैं सपोज़ इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या रहता है कि हमारा पूरा मेट्रोलॉजी किट होता है स्कैनर के साथ कि हुँ, हुँ। हमारे पास वहाँ पे लोहे का, एल्यूमीनियम का वैसे पार्ट्स आएँगे सब, हुँ, हुँ। ठीक है? या तो डाई आएगी। तो वो सारे जो पार्ट्स है वो स्कैनिंग के लिए हम लेज़र स्कैनिंग यूटिलाइज़ करते हैं बिकॉज़ वहाँ पे हमको मेज़रमेंट परफेक्ट चाहिए, ठीक है? ओके। वहाँ पे कोई 1 एमएम 2 एमएम आगे-पीछे नहीं चलता है। वहाँ हुँ। पे माइक्रोन्स में काम होता है, इंडस्ट्री बेस। इंडस्ट्रीज़ बेस पे, ठीक है? ओके। तो वहाँ पे एक्यूरेसी परफेक्ट है, ठीक है? तो वो एक्यूरेसी के लिए हम लेज़र स्कैनिंग यूटिलाइज़ करते हैं और हमारे पास है वो फ्री स्कैन कॉम्बो लेज़र करके है, वो हुँ, हुँ। अवेलेबल है। अच्छा, जैसे स्कैनिंग में ऐसे कुछ बैरियर हैं कि सिर्फ़ इतने बड़े कंपोनेंट को ही आप दोबारा बना सकते हैं या किसी भी साइज़ के कंपोनेंट को आप स्कैन करके बना पाएँगे? नहीं, हम किसी भी साइज़ का स्कैन करके बना पाएँगे, ओके। क्योंकि हमारे पास है वो हैंडी स्कैनर है, हुँ, तो हुँ। वो हैंडी स्कैनर से साइज़ कितना भी बड़ा हम उसके ऊपर रेफ़रेंस मैग्नेट लगाना आता है। उसके हिसाब से हम जितना भी कंपोनेंट बड़ा है, उसके हिसाब से वो मैग्नेट रेफ़रेंस लगाते हैं और फिर वो हम पूरा स्कैन कर सकते हैं। एक साथ में हम 2 मीटर का स्कैन कर सकते हैं ओके, और 2 मीटर से बड़ी है तो हम उसको रिपीट करके वो पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब साइज़ से एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर सोचिए कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जो मूवेबल नहीं है, फ़िक्स है, उसे ओके। अब तक नहीं पहुँचाया जा सकता, तो अब ऐसी सिचुएशन में उसे स्कैन कैसे किया जाएगा? आप ऑन साइट जाके स्कैन करेंगे? हाँ, यस, एब्सोल्यूटली हम क्या करते हैं कि वहाँ पे साइट पे जाते हैं और साइट पे जाके कंपोनेंट जो भी पोज़ीशन में वही पोज़ीशन में रख के हम उसको स्कैन कर लेते हैं। ओके, मतलब ऑन साइट जाके भी ऑन आपको अगर साइट भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले आपने किया हुआ है ऑन साइट, जैसे कहाँ-कहाँ किया हाँ, हुआ है? अभी बहुत सारी साइट्स पे किया है, कच्छ की साइट पे किया है, राजस्थान की कंपनी है वहाँ पे साइट्स पे किया है। तो अदर अदर लोकेशन से सूरत है, मुंद्रा है, तो वहाँ पे हमने साइट स्कैनिंग भी की हुई है। ये स्कैनिंग की फ़ील्ड में कॉस्ट मतलब कैसे डिसाइड करते हैं जयेश भई नहीं, आप? अब देखो इस स्कैनिंग की फील्ड में कॉस्ट का कैसा होता है कि डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स और टाइम ऑक्यूपाई कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। स्कैनिंग में बट फिर भी अगर कोई समझना चाहे, जैसे अगर हमारी अगर ऑडियंस जानना चाहे कि अगर मुझे कोई कंपोनेंट स्कैन करना है तो उनको एक अंदाज़ा आ जाए कि हाँ, इस कॉस्ट में मेरा ये काम हो जाएगा। अगर आप समझ लो कि आपके पास सपोज़ अभी एग्ज़ाम्पल के लिए यही कार है और हुँ, आपको हुँ। स्कैन करवाना है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो इसका तकरीबन आपको 4000 में भी स्कैन होता है और 10,000 में भी स्कैन होता है, ठीक है? ओके। वो डिपेंड्स अब स्कैन के बाद आपको रिज़ल्ट कौन-सा चाहिए, सिर्फ़ हुँ। स्कैन डेटा चाहिए या स्कैन के बाद उसका मॉडलिंग करके आपको वो जो कैड फ़ाइल है वो चाहिए या तो अदरवाइज़ कैड फ़ाइल के अदर भी आपको ड्राफ्टिंग करके भी चाहिए सपोज़ सारे डायमेंशंस शो करके। तो ओके। डिपेंड्स ऑन आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसके ऊपर वो प्राइज़िंग पूरा रहता है। मतलब 3D स्कैनिंग और डिज़ाइनिंग दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ हैं, है ना? स्कैन और हाँ, वैसे डिज़ाइन हम बोल सकते हैं अलग-अलग चीज़ें लेकिन वो पार्ट ऑफ वो डिज़ाइनिंग का ही एक हिस्सा है, स्कैनिंग है वो। स्कैनिंग, डिज़ाइनिंग बट स्कैनिंग के अंदर जो डेटा हमको मिलता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना 3D मॉडल्स में होता है। नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। स्कैनिंग में आपको रिज़ल्ट पूरा एक्यूरेट ही मिलता है। फिर फिर वो स्कैन डेटा होता है, उसको परफेक्ट बनाने के लिए हम कैड मॉडल यूटिलाइज़ करते हैं। ओके।
तो स्कैनिंग करने के बाद आप पहले मॉडल को डिजाइन करते हैं, मतलब यस आपके काम का सीक्वेंस कुछ यस ऐसा है अब कि देखो सब। स्कैनिंग में क्या होता है कि आनंद भाई जब हम स्कैन करते हैं तो स्कैन से हमने एक सरफेस डेटा मिलता है। ओके। ठीक है, फिर वो सरफेस डेटा को रिपेयर करके फिर हम एक पूरा कैड मॉडल परफेक्टली बनाते हैं। ओके। ठीक है, और फिर वो कैड मॉडल हमारा एज अ डिजाइन यूज होता है। हाँ, मतलब आपके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले आप कंपोनेंट को स्कैन करेंगे, यस उसके बाद आप उसे मॉडल डिज़ाइन करेंगे यस और उस डिज़ाइन के बेस पे आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। यस अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए भी आप ही से मतलब हो जाएगा या उसके लिए हमें कहीं और कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? नहीं, जनरली हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन के बाद हम कस्टमर को ही या तो क्लाइंट को ही दे देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के पास भी सोर्स रहता है कि उसके ओके। बाद उसको कहाँ पे बनवाना है। लेकिन हुँ। आप इस फील्ड में नए हो और आपको पता नहीं है कि आपका कंपोनेंट कहाँ बनेगा, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सपोज़ किसी के पास सीएनसी मशीन है तो उसके पास बन जाएगा, या तो आपका वीएमसी मशीन पे बन जाएगा, तो हम आपको मशीनिंग प्रोसेस सपोज़ वो करेंगे कि आपका ये मशीन में हो जाएगा, ओके, या तो शीट ओके। मेटल पार्ट्स है तो आपका लेज़र बेंडिंग पे हो जाएगा वैसे। हाँ, मुझे यही जानना था कि आपके डेटा के बाद वो कौन लोग हैं जो इसको करेंगे? तो यस, सीएनसी, वीएनसी मशीन वाले या यस। लेज़र कटिंग वाले इस काम को कर यस, देंगे। यस। 3D डिज़ाइन के बाद आप प्रिंटिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जेएसबी? हाँ जी, हम 3D प्रिंटिंग की भी पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हाँ, हैं। और प्रिंटिंग में हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि 400 जितना कंपोनेंट सिंगल पीस में यस, और शायद 1 मीटर के कंपोनेंट को भी आप सिंगल पीस में प्रिंट कर देते हैं, यस, है यस। ना? तो सबसे पहले तो वो कौन लोग होते हैं जिनको इतने बड़े प्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है या कोई क्यों इतना बड़ा प्रिंट करना चाहता है? ओके, अब ये क्या है कि प्रिंटिंग वाला जो पार्ट है वो आफ्टर डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है? ओके। अगर आपने सपोज़ आपका डिज़ाइन परफेक्ट कर दिया, तो क्या होता है कि स्क्रीन पे तो डिज़ाइन परफेक्ट ही लगता है, हुँ। ठीक है? लेकिन जब वो मशीन पे फिट होना होता है, तब वो टेंशन वाला काम थोड़ा होता है। ओके, तो वो आपको टेंशन कम करने के लिए एक 3D प्रिंटिंग वाला पार्ट है बीच में। ओके, ठीक है? कि ओके। सपोज़ आपने एक डिज़ाइन बनाया, अब वो डिज़ाइन सपोज़ आपको एप्लीकेबल देखना है कि वहाँ पे मेरा जो फिटमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो हुँ। वो पार्ट का पूरा 3D प्रिंट बनवा लो, और वो 3D प्रिंट को फिर आप एक बार वहाँ पे एक्चुअली फिज़िकल पार्ट ही आपको मिलेगा, तो वो आप एक बार देख लो कि वहाँ पे कैसा फिट होता है। ठीक ओके, है? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि 1 मीटर जितने कंपोनेंट को एक यस, सिंगल पीस में प्रिंट आप करके यस, प्रोवाइड कर सकते हो। यस, यस। तो ये प्रिंटिंग के अंदर जैसे भी कॉस्ट मतलब कैसे तय होती है? अब देखो प्रिंट में जो मटेरियल यूटिलाइज होता है तो वो मटेरियल के हिसाब से उसकी कॉस्ट लगती है। कि सपोज समझ लो कि आपके पार्ट से, सपोज छोटा पार्ट से कोई भी, उसमें हुँ। सपोज 10 ग्राम मटेरियल जा रहा है, तो आप पर ग्राम 10 रुपीज़ पकड़ के चल लो। ओके, पर ग्राम 10 टेन रुपीज़। रुपीज़ और अगर कोई 1 मीटर का कंपोनेंट बना रहा है तो उसका वेट क्या होगा वो उस वो डिज़ाइन से डिज़ाइन आप पर डिपेंड हाँ, करता है डिज़ाइन कि से क्या पता चल डिज़ाइन है जाएगा। उसके बाद। हाँ, ओके। अच्छा, प्रिंट होने के बाद हमें वेट पता चलता है या पहले ही हमें वेट पता नहीं, चल नहीं, जाएगा? आपको पहले आपके पास डिज़ाइन रेडी है तो वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा वेट मिल जाएगा कि ओके, कितना वेट आपका होगा प्रिंट में, तो और मतलब टाइम भी कितना कंज़्यूम होगा, तो वो टाइम भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद उसको प्रिंटिंग हाँ, करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, तो जैसे भी मेनली आपका डिज़ाइनिंग का काम है, मतलब मेनली यस। आप डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपके पास कोई नया डिज़ाइन आता है तो आप उस डिज़ाइन को कैसे लेते हो? नहीं वैसे जैसे कोई हमारे पास क्या है कि एवरीडे नया पार्ट्स आता है। आज कल सुबह क्या आएगा, कौन-सा शेप आएगा, हमको पता नहीं रहता है, ठीक है? तो ओके। हमारे लिए वो एवरीडे कुछ नया चैलेंज ही रहता है, ठीक है? तो जैसे वो पार्ट्स आता है, तो वैसे हमारा जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होता है कि हम वो पार्ट्स पूरा देखते हैं। फिर हम उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी एप्लीकेशन से वो समझते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम वो उसका डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, कभी कोई डिज़ाइन आता है तो आपको टेंशन होता है किसी डिज़ाइन को देख कर के? डिज़ाइन को देख कर के कभी टेंशन नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पार्ट्स को समझ के हमने सपोज़ डिलीवरी टाइम वग़ैरह दे दिया है, और वो टाइम पे कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाती है, ओके, ठीक है? तब थोड़ा-सा टेंशन होता है टाइम पे डिलीवरी देने का। ओके, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक ऐसा चीज़ है कि जब तक मैं उसको डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करूँगा, तब तक उसकी जो आगे की लाइन है, सपोज़ कोई प्रोडक्शन लाइन है या तो कोई क्यूसी है, तब तक उसका वो फाइनल नहीं हो पाएगा, ठीक मतलब है? आपकी फ़ील्ड में टेंशन तो है ही जब तक आप उसे डिज़ाइन प्रोवाइड ना कर दें और जब तक हाँ। आपको डिज़ाइन के पैसे ना मिल जाएँ। हाँ, वो तो है, पैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक हम डिज़ाइन नहीं देते हैं, तब तक क्या होता है कि उनका हाँ, प्रोडक्शन रुका हुआ होता है, और जब ओके। प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो उसका भी लॉसेस ही है साथ में, तो ऐसी ठीक है? सिचुएशन में जो ऐसी डिज़ाइन है वो सिचुएशन टाइम में हो, पर डिज़ाइन डिलीवर हमको करना टाइम पे बहुत देने का ज़रूरी है। टेंशन रहता है। ओके। अच्छा, जैसे किसी को कोई डिज़ाइन आपसे बनवाना है,
तो अगर कोई दूसरे स्टेट में है या कहीं बाहर है, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा और कैसे आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, डिज़ाइन वहाँ तक कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि आपको तो कंपोनेंट चाहिए नहीं, डिज़ाइन करने के लिए। इसमें डिज़ाइन में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हर बार डिज़ाइन के लिए कंपोनेंट चाहिए ही। ओके। अगर क्लाइंट के पास उसका कुछ रफ डेटा है, हुँ, हुँ। कोई बेसिक स्केच है, हुँ, तो हुँ। वो भी हमको थ्रू ईमेल या तो व्हाट्सएप पे हमको भेज सकते हैं, ठीक है? और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करके हम एक डेटा उनको प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको किसी कंपोनेंट को अगर डिज़ाइन करना है, तो हर बार उसे स्कैन करना पड़ता है? हाँ, राइट। स्कैनिंग में कैसा है आनंद भाई कि स्कैनिंग के लिए कंपोनेंट कंपल्सरी है, ठीक है? ओके। लेकिन हम डिज़ाइन की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। हुँ, हुँ। आप समझ लो कि आपके पास कोई आइडियाज़ है, हुँ, हुँ। अगर आप उसको भी डिज़ाइन करवाना चाहते हो, तो हम आपके आइडिया को भी वो शेप दे देंगे। ओके, ओके। मतलब अगर हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कंपोनेंट दूँ, उसके बाद ही मेरी डिज़ाइन बनेगी। मैं आपको बोल करके, एक्सप्लेन कर कर भी यस, काम यस, करवा सकता हूँ और आप कहीं से भी मुझे वो डिज़ाइन प्रोवाइड करके यस, दे सकते हैं। यस। अच्छा, प्रिंटिंग के लिए आपके पास कौन-कौन से इक्विपमेंट है, ये जो आप 3D प्रिंट करते हैं उसके लिए? अब 3D प्रिंट के लिए हमारे बहुत सारे प्रिंटर्स हैं। ओके, बैम्बू लैब के A1 प्रिंटर्स है, H2S प्रिंटर्स है, ठीक है? 1 मीटर के लिए एक अलग पूरा सेटअप है, ठीक है? तो वो एक प्रिंटर का एक सेटअप ही अलग ही है पूरा। ओके, ओके। तो जैसे ये जो प्रिंटिंग होती है, वो किसी भी कलर में पॉसिबल है? यस, जो उसके फिलामेंट के जो कलर आते हैं, हुँ, वो हुँ। फिलामेंट के कलर अभी बहुत मार्केट में बहुत सारे फिलामेंट अवेलेबल होते हैं। तो ओके, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से कलर का प्रिंट करना है, तो वो कलर का हो जाता है। ओके। आप बहुत टाइम से इस फ़ील्ड में हैं, है ना? काफ़ी टाइम से आप इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, बाहर भी आपने काफ़ी काम किया है। तो इस फ़ील्ड में रहते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये फ़ील्ड पोटेंशियल है? यस, ऑब्वियसली। अगर कोई नया स्टूडेंट इस फ़ील्ड में आना चाहे, तो आप उसे हाँ, क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, नहीं, ऑब्वियसली अगर उसमें थोड़ा पैशन है, हुँ, क्योंकि हुँ। ये फ़ील्ड ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे समझ लो कि आज आ गए और कल बन गए पैसा, ऐसा चीज़ नहीं है। हुँ, 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 इसमें हुँ। आपको पूरा पोटेंशियल देना पड़ता है, ओके, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो आपने डिज़ाइन देते हो, डिज़ाइन पे वो पूरा मशीन चलता है, ठीक है? तो वो डिज़ाइनिंग एक अहम चीज़ होती है। के बाद आपको इस इसके फ़ील्ड बाद में आ सकता है। इसमें ऐसा कहीं आते हैं अभी भी बहुत सारे जिसको कैड टूल सिर्फ़ आता है और इस फ़ील्ड में आ जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और फिर पता चलता है कि यार ये तो नहीं हो रहा है, हाँ, ठीक है? तो इसमें आपको वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहाँ पे है, कंपोनेंट की जो वैल्यू हो वो भी आपको पता होनी चाहिए, कैसे बनेगा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, वो थोड़ा-सा आपको बेसिक नॉलेज होना हाँ, चाहिए। मतलब आपकी फ़ील्ड में जो मेन चीज़ है वो मेज़रमेंट है। वो अगर यस, गलत हो जाती है तो आप कितने भी अच्छे डिज़ाइनर हो उसकी यस, वैल्यू नहीं है। यस, है ना? क्योंकि मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी या मशीन में पार्ट के फिट होने के लिए। आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? ये सारी चीज़ मैंने अपने कॉलेज टाइम पे सीखा था सब। हुँ, हुँ। जब मेरा लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट था, हुँ, हुँ। तो वो प्रोजेक्ट मुझे बनाना था। हाँ, अब ये जो लास्ट ईयर वाला प्रोजेक्ट है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस था। अगर मैं वो कंप्लीट नहीं करता ना, तो मुझे भी शायद ड्रॉप आउट लेना पड़े, ओके, ऐसी सिचुएशन थी। ओके। तो तब जाके जैसे बोलते हैं कि एक मोमेंट होता है कि वो प्रोजेक्ट मुझे किसी भी हाल पे कंप्लीट करना था। तो उसी वक़्त जो मेरे प्रोफ़ेसर्स थे, जो गाइडेंस थे, उन्होंने सिखाया कि ऐसे कैड टूल्स हैं, उसमें आप पहले देख लो, पहले पूरा मॉडल बनाओ, उसके बाद आप उसका जो भी प्रोटोटाइप बनाना है, वो बनाना। तो ओके, उसी वक़्त मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मैं जो कंप्यूटर में बनाता हूँ, वो रियलिटी में भी होता है, ठीक है? ओके। तो उसी टाइम से मेरा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। तो आपको इस फ़ील्ड में लाने वाला कौन था? मतलब आपके पेरेंट्स ने, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसने आपको सजेस्ट किया कि एक ऐसी भी फ़ील्ड है? क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसी है ना कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, कैड, 3D डिज़ाइन, सीएनसी, राइट। वीएनसी के बारे अब में। क्या है कि सबसे पहले जो मैं बात करूँ कि आफ्टर 12th इंजीनियरिंग में जो एडमिशन मेरा लेना है, वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था, ठीक है? ओके, पेरेंट्स को सिर्फ़ इतना पता था कि ये लाइन अच्छी है, एवरग्रीन लाइन है, ठीक है? ओके। तो मैंने एडमिशन तो ले लिया, आफ्टर एडमिशन उसको कंप्लीट करना वो मेरे लिए चैलेंज और मेरी ज़िम्मेदारी थी। हाँ, कि इसे अब कंप्लीट करना तो ही है। हाँ, तो इसे किसी भी फिलहाल कंप्लीट करना ही है। अच्छा, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर जैसे दूसरे प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हैं तो उसके अंदर ड्रॉप आउट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में ड्रॉप आउट ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो क्या रीज़न होता है ड्रॉप आउट होने का? हाँ। वाक़ई में इंजीनियरिंग मुश्किल है? नहीं आनंद भाई, ऐसा नहीं है। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि मैं लास्ट ईयर ही प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं कंप्लीट होने पाने के मैं भी ड्रॉप आउट का सोच रहा था, ठीक है? हाँ, हाँ। तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
ओके। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट आते हो और फर्स्ट ईयर में वो ड्रॉप आउट होते हैं तो वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो इंजीनियरिंग को गलत तरीके से समझते हैं, इसलिए फिर वो इसलिए फिर वो ड्रॉप आउट होते हैं। ओके, और उस प्रोजेक्ट के चलते आप भी वो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए ना डिटेल से, क्या प्रोजेक्ट था? वो जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एक न्यूमेटिक सीजर के रिगार्डिंग था। ओके। ठीक है, तो उस वक़्त क्या था कि जो सारे कंपोनेंट्स थे वो मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन उसका जो फिटमेंट करना, वो कैसे करना, वो पूरा गाइडेंस मैं स्टूडेंट था तो मुझे पूरा पता नहीं था। हुँ। तो जो मेरे प्रोफ़ेसर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे कैड सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप पहले उसकी रेप्लिका बनाओ, फिर फिटमेंट करके एक बार देख लो, कहीं फ़ाउल नहीं होता है, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? तो उसके गाइडेंस के हिसाब से मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। फिर मैंने वो रियल लाइफ़ में मैन्युफैक्चरिंग करवाया तो पता चला कि यस, जो मैंने जो बनाया था और मैंने जो प्रोडक्ट दिया है, उनको जो डायमेंशंस दिया है, जो डिज़ाइन डेटा दिया है, उसके हिसाब से ही वो बना है। ठीक है? ओके, तो ओके। वो जो स्क्रीन पे था, वही मुझे एक्चुअल दिख रहा था। मतलब इंजीनियरिंग पेशेंस का विषय है ना? यस, पेशेंस का टॉपिक यस, है, आपको यस, अपनी फ़ील्ड में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यस, तो जैसे भी जैसे अगर कोई इस फ़ील्ड में आना चाहे तो आपने ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से सीखी हैं, तो यस। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और वहाँ से इस चीज़ को सीखा जा सकता हो? हाँ, अभी बहुत सारी कैड इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, ओके। तो आप वो कैड इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट करके वो आप सीख सकते हो। नहीं मतलब कैड इंस्टीट्यूट तो अवेलेबल हैं बट इंजीनियरिंग में और इंस्टीट्यूट में कुछ तो फ़र्क होगा? हाँ, वो डिपेंड्स क्या है कि जो कैड इंस्टीट्यूट है उसकी स्पेशलिटी पे डिपेंड्स है। कहीं ओके। कैड इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ़ कैड टूल्स सिखाती है, लाइक सॉफ्टवेयर सिखाती है जो ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, क्रियो वगैरह। कहीं कैड इंस्टीट्यूट है वो आपको पूरा डिटेल डिज़ाइनिंग के साथ भी सिखाता है, ठीक है? तो वो ओके। डिपेंड्स, आप कैड इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी करके आप जान सकते हो कि आपको आउटपुट में वहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है। सीख सकते हैं। अच्छा, आपकी सर्विस के अंदर लेज़र कटिंग और लेज़र एन्ग्रेविंग जैसी भी सर्विस है। यस। लेज़र कटिंग से पता चलता है कि लेज़र कटिंग के बाद कोई डिज़ाइन आप बना सकते हो। लेज़र एन्ग्रेविंग ये क्या होता है? जो लेज़र एंग्रेविंग है वो बेसिकली क्या है कि सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लो कि कॉइन आता है, ठीक हुँ। है? तो कॉइन पे जो डिज़ाइन रहती है, हाँ। उसको एंग्रेविंग बोलते हैं, ठीक ओके, है? ओके। मतलब और किसी मेटल पे अगर आपको कोई डिज़ाइन प्रिंट करना है यस, या कोई लेबल लगाना है तो वही हाँ, एन्ग्रेविंग है। यस, यस, ओके, तो ये सर्विस भी आप प्रोवाइड करते हैं। यस। तो इस सर्विस की मतलब क्या कॉस्ट रहती है, क्या प्रोसेस रहती है अगर कोई आपसे लेज़र एन्ग्रेविंग या लेज़र कटिंग कराना चाहे? सबसे पहले तो स्टडी लेवल पे अगर ये करना है तो क्या प्रोसीजर होता है इसे करने का? नहीं, अब क्या है कि सपोज़ लेज़र कटिंग के लिए आपको पहले उसकी वो कटिंग ड्राइंग चाहिए, ठीक है? ओके। अगर आपके पास वो जो ड्राइंग नहीं है, तो वो ड्राइंग तो हम बनाते ही हैं, ठीक हुँ। है? फिर आपको लेज़र कटिंग करना है, तो लेज़र कटिंग के लिए हम आपको ड्राइंग प्रोवाइड भी कर सकते हैं, कहीं आप अदर सोर्स से भी लेज़र कट करवा सकते हो और आप हमको बोलोगे, तो हम भी आपको वो करवा के दे सकते हैं। तो लेज़र कट की जो कॉस्ट होती है, वो डिपेंड्स ऑन साइज़ और मटेरियल पे रहता है। जयेश भाई, आपके 3D प्रिंटर में मल्टी कलर प्रिंटिंग भी अवेलेबल है। तो क्या यस। एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टी कलर प्रिंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं आनंद भाई। ओके। हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है उसमें हमारे पास एएमएस यूनिट अवेलेबल है साथ में। तो हम यूजिंग एएमएस हम एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टी कलर में कर सकते हैं। और जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिंटिंग जो है वो रेफरेंस के लिए होती है। तो क्या कोई ऐसी मेथड है कि उसी प्रिंटिंग को आप रेगुलर कंपोनेंट की तरह यूज़ कर पाएँ? अगर आपको उसको यूटिलाइज़ करना है तो उसके लिए 3डी प्रिंटिंग पे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करवाना रहता है। ठीक है? तो पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है ये? अब पोस्ट प्रोसेसिंग ऐसी चीज़ है कि आपका 3डी प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है, उसको हम पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं कि सपोज़ ओके। समझ लो कि मैंने आपको प्रिंट दिया है, ठीक है? हुँ। अब वो प्रिंट आपको कहीं पे शो पीस के लिए या तो अदर एप्लीकेशन पे यूज़ करना है, तो आपको उसके ऊपर क्रोम फिनिश चाहिए, ओके, ठीक है? तो ओके। क्या है कि प्रिंटर में तो क्रोम फिनिश आएगा नहीं, हुँ। तो वो जो क्रोम फिनिश की जो प्रोसेस होती है, वो पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है, वो प्रिंटर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाने के बाद हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है तो फिर डाई और मोल्ड बनाने की क्या ज़रूरत है? हम 3D प्रिंटिंग से ही नहीं प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ, आपकी बात सही है आनंद भाई, 3डी प्रिंट से आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन 3डी प्रिंटिंग एक क्या है कि लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। ओके। सपोज़ समझ लो कि आपको उसकी क्वांटिटी लेस चाहिए, जब आपको 4-5 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, तब आपको जो मोल्ड की कॉस्ट है, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? हुँ। तब आप 4 से 5 पीस आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक ओके। है? लेकिन आपके पास 1000 में रिक्वायरमेंट है, तब क्या हुँ। होगा कि जो प्रिंट का जो प्रोसेस टाइम है, प्रोडक्शन टाइम है, वो ज़्यादा है। हुँ। कंपेयर टू मोल्ड।
ओके। तो उस टाइम पे आपको क्वांटिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट की, तब आप उसका मोल्ड बना के फिर वो आप मोल्ड में प्रोडक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, ये मोल्ड में जो प्रोडक्ट निकल रहा है और जो प्रिंटिंग से निकल रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्यों अलग होते हैं ये दोनों? मोल्ड बनाने का, मोल्ड डिज़ाइन करने का काम भी आप ही करते हैं, यस। ना? तो ये कैसे दोनों अलग-अलग हैं? ये दोनों प्रिंट और मोल्ड से जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है वो दोनों अलग नहीं होता है, लेकिन हम जो प्रिंट से जो निकलता है इसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है? ओके, ओके। बिकॉज़ कि सपोज़ मोल्ड जो बनाने की प्रोसेस है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है। सपोज़ समझ लो कि एक कार के लिए आपने मोल्ड बनाया है, तो जो कार की वैल्यू नहीं है उससे बहुत ज़्यादा मोल्ड की वैल्यू है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो जो फर्स्ट टाइम आपको देखना है कि ये मेरी कार कैसी लगेगी हुँ, हुँ। बिफोर मोल्ड, तो ओके। आप उसको प्रोटोटाइप एक बार 3D प्रिंट में करवा सकते हो। फिर वो आप देख सकते हो कि उसकी लेंथ, विड्थ सब सही है, उसका जो रेशियो है वो सब सही है। तब आप वो मोल्ड बना के फिर उसका प्रोडक्शन निकाल सकते मतलब हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना है तो फिर तो आपको आपको मोल्ड मोल्ड प्रोस वाइज़ ही प्रोडक्ट को निकालना चाहिए। यस। जैसे कार का एग्जांपल कई बार आ रहा है, बीच में कई बार कार आ रही है। तो सपोज़ कीजिए जेएसबी की ये जो कार है ना? ये कार कंप्यूटर में बनी है और अब हमारे हाथ में है ये। तो ये क्या पूरा प्रोसेस हुआ कि ये कार यहाँ तक प्रिंट होकर के आ गई है? उस पूरे प्रोसेस को आप एक बार एक्सप्लेन करिए ना। अब देखो सपोज़ बेसिकली ये मेरे पास सबसे पहले कार आया। ये पूरा कार का मैं 3D स्कैन करता हूँ। स्कैनिंग के हिसाब से मुझे उसका पूरा आउटर सरफेस का डेटा मिलता है। हुँ, हुँ। फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा वर्क करके उसको एग्ज़ैक्ट शेप देता हूँ, कर्वेचर सब स्मूथ करता हूँ, ठीक है? तो वो एक कैड फ़ाइल बनती है। हुँ, हुँ। फिर वो कैड फ़ाइल को हम एज़ अ मशीनिंग के लिए देते हैं। फिर उसका वो डाई मशीनिंग होता है और डाई मशीनिंग के बाद वो पूरा मोल्ड होगा और मोल्ड फिर ये प्रोडक्ट को आउटपुट रिज़ल्ट देगा। ओके, डाई मशीनिंग जैसा वर्ड आपने यूज़ किया, तो अब हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। तो डाई और मोल्ड जैसी चीज़ें उनको समझ ही नहीं आएगी। तो ये डाई, मोल्ड ये क्या होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताइए ना? अब ये डाई और मोल्ड क्या है कि सपोज आपको कोई कंपोनेंट निकालना है, ठीक है? ये डाई मोल्ड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है ज़्यादातर, ओके, ठीक है? फिर अगर आप वही के सेम अगर आप लोहे के साथ एमएस में निकालना है तो वहाँ पे पैटर्न हो जाता है, ठीक है? ओके। एमएस में भी कोई भी ऐसा कोई कर्वेचर शेप आपको निकालना है तो उसके लिए आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो वो पैटर्न भी आप 3D प्रिंट में बनवा सकते हो, ठीक है? ओके, ओके, और ये जो मोल्ड है वो बेसिकली कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स को शेप देने के लिए जो यूज़ होता है, उसको मोल्ड बोलते हैं। ओके। ओके जयश्री, तो आपकी पूरी प्रोसेस मैं समझ गया। आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप मॉडल को स्कैन करते हैं, फिर उसे यस, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी मशीनिंग होती है और लास्ट में हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, कौन-कौन सी सर्विस सजानन डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, आप हमें बता सकते हैं? यस आनंद भाई। अब देखो सपोज़ मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो अगर आपके पास कोई टूटा हुआ पार्ट्स है, जो भी है कंपोनेंट्स, अगर उसकी आपको डिज़ाइन बनाना है, एग्ज़ैक्ट डायमेंशंस डिजिटल आपको चाहिए कि जिसे आप फिर से आप फ्यूचर्स में यूटिलाइज़ कर सकें, तो उसके लिए हम 3D स्कैनिंग प्रोवाइड करते हैं, ओके, फिर 3D मॉडलिंग करते हैं, ओके, ड्राफ्टिंग वर्क करते हैं मशीनिंग प्रोसेस के लिए। ओके। और आपको उसके अलावा अगर आपको प्रोटोटाइप चाहिए किसी भी पार्ट का तो हम 3D प्रिंटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस या इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी काम है तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में जयेश भाई का नंबर और उनके इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है। आप डायरेक्ट वहाँ से जयेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड की शुरुआत कर सकते हैं। कोई आइडिया को आप रियलिटी में बदल सकते हैं। तो जयेश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और थैंक यू सो मच कि आप ओके, थैंक यू मेरे आनंद इस भाई। एपिसोड में इस शो में आए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू आनंद भाई, आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में कुछ नई नॉलेज और नई स्किल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।